मैंने जैसे पहले आप लोगों से कहा था कि बजट का जब सेशन आएगा तो मैं गवर्नर के अभिभाषण को बारीकी से देखने का काम करूंगा और उसको जहां बारीकी से देख करके सरकार और विपक्ष दोनों की किस तरह की भूमिका विधानसभा में रहेगी, फिर आपके साथ सारी बातों को शेयर करके प्रदेश की जनता के रूबरू करूंगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई देखा पूरा। मैं उम्मीद तो ये करता था कि आज जो ये किसान आंदोलन है उसको 3.5 महीने से ऊपर हो गया। हम तो ये उम्मीद करते थे कि असेंबली के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया उसमें हर एमएलए जो है, हर मिनिस्टर जो है इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त करेगा कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कल एक नई चीज देखने को मिली। जिस चीज को लेकर के बारी बारी से सारे लोग अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की बात कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम किसान के साथ न्याय कराएंगे, हमें इसके लिए कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे, हम पार्टी से ऊपर उठ करके किसान की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा, और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उन्हें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो उनको लेकर। जब किशोर इस बात का मचा रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे, जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा। आज के आपके अखबार जो हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही। जहां विपक्ष ने किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, उसके लिए मजबूती से नहीं लड़े, वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी आज कोई विधानसभा के अंदर केवल जो उसके सामने विपक्ष के विधायक बैठे उनको थ्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान है उसको भी धमका रहा था। कहीं
इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से कि प्रदेश के लोगों को उकसा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बात स्वीकार करी विधानसभा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रूबरू होते हुए कह रहा था, आग तो हमने लगा रखी है, लेकिन आप उसमें घी डालने का काम ना करो। किसान एजिटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री की वर्डिंग थी, आपने भी सुनी होगी सबने। बारी बारी, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, कई बारी कहा कि आप उसमें आग डाल रहे हो, आप लोगों को उकसा रहे हो, आप लोगों को वहां बैठने पे बाध्य कर रहे हो। तो इसका मतलब उसने ये स्वीकार कर लिया था भी आग लगाने वाले हम हैं, आप उसमें घी डाल करके उसको और ज्यादा उसको तेज करना चाहते हो। वहीं मुख्यमंत्री ने एक नई बात कही कर, उन्होंने ये कहा कि हम एक नया एक्ट और बनाना चाहते हैं। किसान को कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए क्या कि जो जमीन कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ठेके पे लेगा, तो उस जमीन को उसी वक्त जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी गिरदावरी उसके नाम चली जाएगी। मतलब एक तरह से उस जमीन का मालिक उस व्यक्ति को बना दिया जाएगा जो जिससे ठेके पे लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई गिरदावरी किसी के नाम चली जाएगी तो फिर वो व्यक्ति जो है उस जमीन के ऊपर लोन भी ले सकता है। मैं कोई अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूं और मैं किसी एक गांव के 5000 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं, और कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा साइन करूं कि हर किसान जो है कहीं ना कहीं लालच में आकर के मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। जिस जमीन का ठेका आज 50,000 रुपये एकड़ है, अगर मैं उसका 75 दूंगा तो कोई भी फार्मर ऐसा नहीं होगा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और मैं उससे 75,000 की फार्मिंग का एग्रीमेंट बना लूं, कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन कर लूं, और फिर उस 5,000 एकड़ जमीन के ऊपर पर एकड़ 5 लाख रुपए के हिसाब से लोन ले लूं। लोन लेकर के मैं अपनी कंपनी को 2 साल के बाद डिफॉल्ट कर दूं, तो मेरे से तो पैसा वसूल कर नहीं सकता बैंक। उस किसान की जमीन जो है वो बैंक के चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। ये तो कैसे किसान को मारा जाए, कैसे किसान को उस जमीन से बेदखल किया जाए, हम बारी बारी यही तो बात कह रहे हैं कि तीन जो कृषि के कानून बनाए गए हैं, इनमें इस किस्म का प्रावधान सरकार ने रखा है कि किसान को उसकी जमीन से कैसे बेदखल किया जाए, कैसे उस किसान को उस जमीन का मालिक के बजाय नौकर बना दिया जाए। उसके लिए जहां केंद्र की सरकार ने इस तरह के कानून बनाए हैं, वहां हरियाणा का मुख्यमंत्री तो कल इस पे मोहर लगा रहा था। कल हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इसको लागू करना चाहता था। मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी में थे कि किसी तरह हरियाणा से इसकी पहल करके इसका भी सर्टिफिकेट सबसे पहले करने वालों का सर्टिफिकेट भी मैं ही हासिल कर लूं। जहां ये बात कही जा रही थी, वहां एक तरफ मुख्यमंत्री कृषि कानूनों के ऊपर चर्चा ना हो, इसके लिए इस बात की दुहाई भी दे रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप मानते हो इस बात को, तो फिर आप नई अमेंडमेंट्स की बात क्यों करते हैं? एमएसपी के लिए भी मुख्यमंत्री बहुत जोर लगा के कह रहा था कि हमने एमएसपी दी और एमएसपी देंगे। उन्होंने तो सब्जियों के ऊपर भी एमएसपी देने की बात, सब्जियों के ऊपर भी किसान की लागत से उसको कैसे ज़्यादा मिल सके, इसके लिए भी बारी बारी से बोल रहा था। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे वहाँ पे जो विपक्ष के लोग थे, जो कहीं अपने आप को किसान का हितैषी बता रहे थे, किरण चौधरी का अपना विधानसभा क्षेत्र जो तोसाम है, और इस लॉकडाउन के दौरान वहाँ के किसान जो है तोसाम के आसपास टमाटर की खेती करते हैं। बड़ी संख्या में टमाटर की खेती है।
और पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस किसान का टमाटर जो है दिल्ली नहीं जा पा रहा था। जिस टमाटर के ऊपर 450 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसको मिल रहे थे, जो उसकी लागत भी पूरी नहीं कर रहा था, वहां मैंने खुद जाकर के किसान के टमाटर के ढेर सड़कों के किनारे लगे हुए देखे थे। और वहां का किसान इस बात को लेकर के मांग कर रहा था, धरने पे बैठा हुआ था। और कल मुख्यमंत्री जब पीठ थपथपा रहा था तो किरण चौधरी को यही नहीं ध्यान था कि तेरे यहाँ पे भी किस तरह से टमाटर जो है सड़कों पे पड़ा था। कल ही मुख्यमंत्री को टोक करके कहते कि आपको सही जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहा था कि हमने तो सब्जियों वालों को भी सही रेट दे करके उनका भावांतर योजना, नाम भी बहुत ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से ले आए। एमएसपी की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री बहुत जोर लगा के कह रहे थे। मैं आप लोगों पे एक चीज छोड़ना चाहता हूं, आप में 3-4 साथी एक दिन इलाहाबाद में जाके आओ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मूंगफली भी होती है और मूंग भी होता है। अब की बार नाथूश्री चोपटा की मंडी में मूंग भी आया था और मूंगफली भी आई थी। मूंग और मूंगफली दोनों सरकार ने खरीदी। खरीद करके एफर्ड ने, जब नेफर्ड है क्या वो, नेफर्ड जब उसको जब दिया, उसने वो मूंगफली और वो मूंग बिना उन किसानों को पेमेंट किए, बिना उनसे ले तो लिया, लेकिन हफ्ता 10 दिन उसको रख करके वापस किसान को नोटिस जारी करके बुला करके कहा कि मूंगफली भी ले जाओ और ये तुम्हारा मूंग भी ले जाओ। और मूंग लेके नहीं आया। मूंग जो उस किसान ने दिया था, वो जो नया मूंग था वो अपने पास रख लिया और पुराना कोई मूंग जो था वो किसान को कह दिया ये ले जा। आज भी कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर के मुकदमा है किसान की तरफ से। सरसा की कोर्ट के अंदर आज भी केस चल रहा है। आज भी वो मूंग जो है सरसा में यूं का यूं पड़ा है गोदाम में, एफर्ड के गोदाम में। उस किसान ने उठाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा जो मैंने अपना जो मूंग आपको दिया था, मुझे वो मूंग वापिस करोगे तो मैं ले जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं। किसान को कभी एक फसल भी आज तक एमएसपी पे नहीं मिली। एमएसपी के ऊपर धान में कितनी बड़ी लूट मची है। धान के बाद गेहूं के अंदर किसान की जो है बात एमएसपी की करते हैं। अब की बार गेहूं में भी कटौती करी। गेहूं के साथ साथ सरसों का किसान तो कल तक धक्के खा रहा था पेमेंट के लिए, उसकी पेमेंट नहीं हुई। जहां उसको 10-12 क्विंटल एकड़ की होती है, तो 10-12 क्विंटल की बजाय उसको 7 क्विंटल पे मजबूर करते हैं, कैप लगाते हैं। एक चीज और मैंने मुख्यमंत्री की कल सुनी अभिभाषण में। मुख्यमंत्री कह रहा था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो कह रहा था एमएसपी देंगे और दूसरी तरफ ये कह रहा था कि एमएसपी नहीं हो। जब आंकड़े दे रहा था, गिना रहा था कि कहां किस प्रदेश के अंदर कौन सी फसल कितनी खरीदी जाती है, तो हरियाणा का जिक्र कर रहा था कि हम 55% चाहे धान है चाहे गेहूं है हरियाणा से देते हैं सेंटर को खरीद के। और उसमें यह कह रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट को उसमें पैसा मिलता है 6% 8% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, पंजाब और हरियाणा दोनों। मुख्यमंत्री जी अपने 6% का कहा था, एकड़ में 8। उसके बाद ये कह रहे थे कि अगर देश में एमएसपी लागू हो जाएगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा का होगा।
अगर देश में एमएसपी लागू होगी तो हरियाणा का नुकसान कैसे होगा? एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहता है मेरी फसल और मेरा ब्यौरा, और ये भी कहता है कि हरियाणा का किसान जो है सरकार को अपनी जानकारी दे कि मैंने कौन से एकड़ में क्या फसल बो रखी है। हरियाणा से बाहर के किसी किसान की फसल को आने नहीं देते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो अपनी मर्जी से बाहर से सस्ते में फसल खरीद के लेकर के आते हैं, हरियाणा में महंगी बेच करके, जहां सरकार को चूना लगाते हैं, जिस किसान को कमजोर करते हैं, वहीं अपनी जेब भरते हैं। कल जो मुख्यमंत्री का रवैया था उससे लगता था कि बहुत अहंकार से भरे हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से सलाह दूंगा, उनको एक सलाह दूंगा कि मुख्यमंत्री को इस अहंकार को छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को सलाह देनी चाहिए इस बात की कि किसान जिस डिमांड को लेकर के बैठा है उनके साथ बातचीत करो, उनकी डिमांड को पूरा करो, एमएसपी की उसको गारंटी दो, ताकि वो किसान जो लगातार पिछले 3.5 महीने से आंदोलन कर रहा है वो अपने घर जाए, अपनी खेती संभाले, अपने बच्चों को जाकर के संभालने का काम करे। अखबार में एक चीज और आज मैंने पढ़ी थी, मुख्यमंत्री जी आंकड़े बता भी रहे थे कि इस एजिटेशन की वजह से 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इतना ही बताया था ना? 11,000 गलत छपा है, अखबार ने गलत छपा है, गलत आंकड़ा छपा है, 11,000 बहुत ही ज्यादा गलत छपा है। हाँ, एक ने 11 लाख छाप रखे, 11,000 करोड़ कहा था उन्होंने, 11,000 करोड़, लगभग 11,000 करोड़ का, 220 करोड़ के आसपास करोड़ का गलत छपा है। तो फिर मुख्यमंत्री जी को तो तुरंत प्रधानमंत्री को इस बात की सलाह देनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में इस आंदोलन की वजह से ये नुकसान है, आप इसको बातचीत के जरिए जल्दी से जल्दी खत्म करो। कल तो सीएम ने ये कह दिया कि ये कृषि कानून किसी हालत में वापस नहीं होंगे, फिर बातचीत का कोई मतलब रह गया क्या? मुख्यमंत्री एक तरफ तो कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जोर लगा के ये कह रहा था कि ये कानून ज्यों के त्यों रहेंगे। इसका मतलब तो वो फिर कोर्ट से भी ऊपर चले गए मुख्यमंत्री जी। कल जब सेशन में आपने चर्चा सुनी होगी, बहुत सारे एमएलए कांग्रेस के ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं शौचालय की है, पानी की है, बिजली की है, इस तरीके की काट दी गई है, मतलब इस तरीके का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने कहा कि नहीं, हमने सुविधाएं दे रखी हैं, सफाई की दे रखी है। तो आपने कुछ देखा मौके पे जाके, क्या स्थिति है? मैं लगातार बॉर्डर पे जाता रहा। कमाल की बात यह है, बचपन में भी हमने बॉर्डर देखे। हमारे नजदीक लगता हुआ एक बॉर्डर है हुसैनावाड़ा, पाकिस्तान का बॉर्डर। मेरे ननिहाल से कोई मुश्किल से 12-15 किलोमीटर पे है। हम बच्चे थे तब उसको देखने जाया करते थे। हमने उसके बाद देखा बाघा बॉर्डर। एक दफा कॉलेज का टूर था हमारा, नेपाल गए थे तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी देखा। इधर लेह और लद्दाख घूमने गया था तब तिब्बत का बॉर्डर भी देखा। एक दफा नॉर्थ ईस्ट में भी घूमने का मौका मिला तो वहां पे हमारे साथ लगता हुआ है ना कंट्री एक नेपाल और चाइना।
ना भूटान, भूटान। भूटान का बॉर्डर भी देखा, बर्मा का बॉर्डर भी देखा हुआ है, लेकिन सिंघू का बॉर्डर, टीकरी का बॉर्डर, गाजीपुर का, शाहजहांपुर का पहली बार देखा। अब लोग जो है बजाय कोई बाघा बॉर्डर देखने जाएंगे, आजकल सिंघू बॉर्डर देखने जाते हैं, आजकल टीकरी का बॉर्डर देखने जाते हैं कि वहां सरकार ने किस तरह के इंतजाम कर रखे। सरकार की तरफ से मैंने भी सुना था, वो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि हमने बिजली दे रखा है, पानी दे रखा है, लेकिन वहां लोग इतने परेशान हैं आज की तारीख में, कई जगह पे बिजली और पानी कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, जो टॉयलेट्स बने हुए थे वो भी उन्होंने वहां से हटा दिए। इसके इलावा वहां 5 वर्ष का बच्चा भी आंदोलन में और वहां 85 साल का बुजुर्ग भी है, वहां बहुत सारी लेडीज भी हैं। जहां सरकार का इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता है कि जहां लाखों की संख्या में बैठे हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग किसी बीमारी से पीड़ित भी हो सकते हैं, उनका कोई इलाज हो सके, उसके लिए मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। अपने अपने तौर पे मेडिकल की सुविधा अलग अलग संगठन के लोगों ने, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने उनको बना करके दे रखी है। हमने भी अपनी तरफ से जो है लगातार वहां लोगों को असुविधा ना हो, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वॉलेंटियर के रूप में लगा करके उन लोगों की दिक्कत कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया। और अब जो चीज मैंने वहां महसूस करी थी कि वहां मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए अगले 5-7 दिन में हम वहां पे पोर्टेबल जो है हॉस्पिटल बना देंगे। उसमें 50 बेड की सुविधा देंगे, उसमें डेंटिस्ट भी होगा, उसमें आइज का डॉक्टर भी होगा, उसमें एमडी भी जनरल के होंगे, मेडिकल का, और सारी मेडिसिन जो फ्री में देंगे हम, किसी से कुछ चार्ज नहीं करेंगे। हमारा जो मेडिकल सेल है, हमने उसकी ये जिम्मेवारी लगाई है। हमारे मेडिकल सेल के अंदर 8-9 डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत सीनियर पद पे रहे, जो एमएसओ सीएमओ के पद पे रहे, उसमें कुछ सर्जन भी है हमारे पास। हमारा अपना जो है 100 बेड का हॉस्पिटल है सिरसा के अंदर। अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो हम एम्बुलेंस भी रखेंगे और अपनी एम्बुलेंस से ले जा करके हमारे अपने हॉस्पिटल में उनकी फ्री में सर्जरी करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उनकी अच्छे ढंग से देखभाल करेंगे। अगर और भी कोई वहां जरूरत पड़ी इसके इलावा तो हम उनकी उन जरूरतों को भी पूरा करेंगे। सिंघू बॉर्डर पे लगाएंगे, ये हम पहले टीकरी के बॉर्डर पे लगा रहे हैं, जो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर सिंघू के बॉर्डर पे जाऊंगा, वहां मिलूंगा, सबसे पूछूंगा, अगर जरूरत हुई तो वहां पे भी हम इसी तरह का हॉस्पिटल बनाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा हो रही थी, उससे पहले जेजेपी के कुछ विधायक कह रहे थे कि हम विप से बंधे हुए हैं, और ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि विप से बंधे थे या कोई मजबूरी थी, तो उसके बाद भी वो नहीं डाल पाए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट, और साफ तौर पे कह रहे थे कि हम चाहते नहीं है लेकिन विप से बंधे हुए हैं। ड्रामे कर रहे थे, कोई विप से नहीं बंधा हुआ था। अगर किसी पार्टी ने विप जारी कर दिया और अगर कोई उसके खिलाफ वोट डाल देगा तो मैं नहीं मानता कि उसको कोई बर्खास्त कर देगा।
और अगर किसान के साथ हो तो फिर बर्खास्त होने से डर किस चीज का? आप जब कहते हो कि हम तो किसान के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है, तो हाउस में खड़े होकर के पहले तो आप किसान के साथ खड़े होने की बात करते हो, और जब उसके वोटिंग का समय आता है तो फिर तुम सरकार के साथ चले जाते हो। इसका मतलब दोगले हो। इसका मतलब सीधा सा है कि आप लालच में फंसे हुए हो। आप अपनी मेंबरशिप छोड़ना नहीं चाहते, ये तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन लोग इनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना जलील करेंगे आने वाले समय में भी तुम वहां खड़े होकर के क्या कह रहे थे और आज तुम यहाँ हमारे बीच में क्या कह रहे हो। आपने देखा नहीं किस तरह से डरे हुए थे, कह रहे थे ना हेलमेट भी लोहे का लेना पड़ेगा, अंडरगारमेंट्स भी लोहे की बात कर रहे थे। उनको पता है कि कहाँ कहाँ लठ लगने आने था। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो हुड्डा साहब बारी बारी कहते थे कि आपको इस्तीफा देने की बजाय नो कॉन्फिडेंस में शामिल होना चाहिए, और मैंने इस्तीफा देने के बाद उनसे कहा था भी आप इस्तीफा दोगे तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा। आज भी ये बात कहता हूं, जिन 32 लोगों ने जो वोट अपना इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाला है, अगर वो 32 के 32 जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे तो ये सरकार शाम को गिर जाएगी। चौधरी देवीलाल ने एक बार 29 एमएलए के साथ इस्तीफा दिया था। सरकार की हिम्मत नहीं हो सकी कि उनके इस्तीफे मंजूर कर ले। केवल 2 इस्तीफे मंजूर हुए, डॉक्टर मंगल सेन का और चौधरी देवीलाल का। बाकियों के इस्तीफे कोई मंजूर नहीं कर पाया। अगर आज ये भी उडाइंड पार्टी जाकर के इस्तीफा दे दे, इस्तीफा मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है, सारे देश के अंदर इस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत आ जाएगी और सारे देश का किसान जो है उसको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा इस बातचीत के लिए, लेकिन ऐसे लोग विधानसभा के सदस्य हैं जो कहीं कमजोर हैं। दूसरी भाषा यूज करूंगा तो फिर तुम्हारे जैसे साथी पता नहीं क्या लिख देंगे, क्या कह देंगे। समझा जाए मतलब? हाँ समझ लियो केरल है तो। जो कहना चाहते हैं भाव समझ लीजिए। तो आप जो कल इस पे चर्चा, जो 6 घंटे की चर्चा चली है, किसी एक आध एमएलए की कोई बात पे आपको कोई मजा आया या किसी की बात में मजा नहीं आया? कोई कुछ तो बोला होगा किसानों की बात पे। मैंने बताया तो सही, जिस इशू पे लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी उस इशू को तो दरकिनार कर दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र का रोना रोने लग गए। मुख्यमंत्री से आग्रह करने लगे तो मुख्यमंत्री को इन किसानों के साथ जो हालात है, किसान की जो दिक्कत है, किसान की जो आज बर्बरता हो रही है, उसके बारे में सरकार को मजबूर करने की बजाय जी हजूरी में लग गए। कल आपने एक और सुना होगा, डॉक्टर कादियान ने डिप्टी सीएम का नाम लेकर कहा था कि चौधरी देवीलाल आंखें बंद करोगा, चौधरी देवीलाल नजर आते हैं तो सरकार का साथ छोड़ दो। और डिप्टी सीएम ने जवाब में कहा कि हमारी तो नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ रहा है, कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहा। आईएनएलडी की बात की उन्होंने, क्योंकि अब आईएनएलडी में आप हैं तो आईएनएलडी का भी जिक्र किया था कि पुरानी बात देख लो क्या है। तो कैसे लेते हैं? हमारा जो अलायंस है, जिसको वो नेचुरल अलायंस बता रहा था, उसको शायद इस बात का पता ही नहीं है बेचारे को। बीजेपी हमारे सहारे से सत्ता में आती थी, हम कभी भी बीजेपी के सहारे से सत्ता में नहीं गए। आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के 6 एमएलए जीत करके हमारे साथ आए थे। हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में थे, उनकी वजह से केंद्र की सरकार चल रही थी।
अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बहुत जोर लगाया चौटाला साहब के ऊपर इस बात को लेकर के कि हमारी पार्टी के भी 1 या 2 मेंबर जो है उनकी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया, अपने किसी मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया कि कल फिर ये लोग यहाँ मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमने आपके यहाँ मिनिस्टर बना रखे हैं, आप भी हमारे बनाओ। हमने तो बीजेपी को सत्ता में भागीदारी दी है, ली नहीं। चौधरी देवीलाल तो इस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ऐसे लोगों को कहीं बड़ी जगह दे दी तो कल को ये देश को बर्बाद कर देंगे। चौधरी देवीलाल तो खुल के कहते थे, ये तो अलायंस की बात करते हैं, वो तो बहुत खुल के कहते थे कि अपना वोट किसी भी पार्टी के पक्ष में डाल देना, पर इन निक्कर वालों से बच के रहना, ये आगे तो तुम्हें खा जाएंगे। अब खा गए कि नहीं खा गए निक्कर वाले? हमें नहीं, ये तुम्हें भी खाएंगे, प्रेस वालों को भी। थारे पे भी इतनी पाबंदियां लगा देंगे कि तुम्हें ये फेंकने पड़ेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे प्रेस के साथी जो हैं जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर इसलिए चैनल छोड़ करके आगे कि हमें मजबूर किया जाता है कि आप सरकार के पक्ष को दिखाओ, और हम गलत नहीं दिखाना चाहते। कभी ना कभी थारी भी अंतरात्मा जागेगी कि नहीं जागेगी? हैं? अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो फिर मान के चलो ये हर आंदोलन को खत्म कर देता। ये अपनी मर्जी से ही इस देश में सब कुछ दिखाते हैं। अब उस सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाने के लिए कानून बना रहे हैं। तो साहब बता रहे हैं भी कानून बना दिया, 3 महीने बाद लागू हो जाए, फिर 3 महीने बाद मिलेंगे आपसे दोबारा। रजनी की 75% वाले पे भी आपने अपनी बात रखी थी कि अब तो वो कानून बन गया, आपने कहा था कि बैठा रहे, अब वो कानून बन गया। इस प्रदेश से बहुत सारी इंडस्ट्री पलायन करके गई है, और इसलिए पलायन करके गई है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी महिला दिवस के ऊपर भावुक हुए थे, और मैंने उनको देखा था, आंसू पहुंच रहे थे। पता नहीं किस बात को लेकर के उनको भावुक तो हुए। ये बोलो, मैं आपके सामने महिलाओं के साथ किस तरह से इस प्रदेश के अंदर बर्ताव हो रहा है वो बताना चाहूँगा। वो तो कह रहा था कि महिला ट्रैक्टर का रस्सा खींच रही थी इसलिए मुझे तकलीफ हुई। उस ट्रैक्टर के रस्से से तकलीफ है मुख्यमंत्री को, लेकिन इससे तकलीफ नहीं है हरियाणा प्रदेश में नाबालिग जो लड़कियां उनके साथ बढ़ते हुए बलात्कार। इंग्लिश के ट्रिब्यून ने तो अपनी तरफ से पूरा लेख लिखा है, एडिटोरियल ही लेख लिखना, एडिटोरियल होगा, अंग्रेजी में एडिटोरियल हो जाता है। 2020 से जो 6 माह के आंकड़े इनके अपने उपलब्ध जो कराए इन्होंने, वहां कोई था नहीं ऐसा व्यक्ति जिसको महिलाओं से भी कोई सरोकार हो, कोई उनके दिमाग में, मन में उनके प्रति भी कोई संवेदना हो। इसलिए उस हाउस के अंदर इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। मैं जब तक हाउस का मेंबर था हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपनी बात हाउस में रखता था। जो अपराध दर्ज हुए ना 6 महीने में, अत्यायत हुए 488, बलात्कार हुए हैं 657, गैंग रेप हुए हैं 66, अपहरण के केस हुए हैं 1152, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं वो हैं 4893। इनको लेकर के मुख्यमंत्री को कोई सहानुभूति नहीं है। मुख्यमंत्री इसके लिए कहीं कोई इन सब चीजों को कैसे रोका जाए उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। उसके इलावा ये जो अपहरण के मामले, बलात्कार के मामले ये जो बढ़ते हैं उसका एक और रीजन है, नशाखोरी पे जब तक आप अंकुश नहीं लगाओगे तब तक ये चीजें बढ़ती जाएगी।
मेरे अपने हलके के अंदर एक अपनी चाची को इसलिए मार दिया एक लड़के ने कि वो नशे का आदी था, स्मैक पीता था और उसके पास पैसे नहीं थे स्मैक खरीदने को। उसकी चाची ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, वो घास लेने के लिए गई पशुओं का, उसने पीछे से जाके सर में उसके लाठी से वार किया, उसको मारा, उसका मंगलसूत्र निकाल लिया, उसको जेल ले जा करके ट्यूबवेल में फेंक दिया। तो जब तक ये इस तरह की चीजें नहीं होगी, इन पे रोक नहीं लगेगी, तब तक आप मान के चलो कि ये सब चीजें काबू नहीं आएगी। जहां तक नशे का मामला है, इसके लिए इन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बनाया और उसके लिए इन्होंने टोटल जो है लोगों की ड्यूटी लगाई 380 की। इसके लिए एक एडीजी की ड्यूटी लगी, एडिशनल डीजी की। अब तक उसके पास स्टाफ ही नहीं है। टोटल स्टाफ के लोग उसके पास 66 हैं। अगर स्टाफ ही पूरा नहीं करोगे आप, तो फिर उस कमीशन को, उस आयोग को बनाने का फायदा क्या है? उस एजेंसी को खड़ा करने का फायदा क्या है? ये तो जो एडिशनल डीजी है उसने खुद ये बात कही है आप लोगों के बीच में कि नशे की रोकथाम कैसे हो सकती है जब हमारे पास स्टाफ नहीं है, साधन नहीं है, तो हम कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे उनको पकड़ेंगे? पिछले साल में, इस साल में नशे में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जबकि मैंने विधानसभा के अंदर नशों का कारोबार करने वाले लोगों के नाम लिए थे, बताया था कि सत्ता में शामिल लोग जो है ऐसे लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठा करके नशे के कारोबार में शामिल रखते हैं। पिछले वर्ष में इस वर्ष में फर्क देखो, पिछले वर्ष तो थी 143 केजी अफीम पकड़ी गई थी, जब की बार बढ़ करके 225 केजी हो गई। कमी आनी चाहिए थी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कोई आ जा नहीं सकता था, तो कम होना चाहिए था। चर्च का इसी तरह से 149 किलो, अब बढ़ के 251 होगी। गांजा जो था 5502 केजी, अब की बार बढ़ करके वो 9018 केजी हो गया। चूरा और पोस्ट जो है 10,181 केजी, वो बढ़ करके 12,817 केजी हो गया। जहाँ ये सब चीजें बढ़ी, अपराध बढ़ा, क्राइम बढ़ा, वहीं उसके साथ साथ गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी। कल मुख्यमंत्री बड़ी पीठ ठोक के कह रहा था कि हमने केरोसिन मुक्त कर दिया हमारा प्रदेश। ये कह रहा था कि हमने घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। ये भी स्वीकार कर रहा था सिलेंडर महंगा हो गया। सस्ते में जिसका चूल्हा जलता था, इन्होंने महंगा सिलेंडर भेज करके उस गरीब की जेब पे भी डाका डाल दिया। लेकिन होम मिनिस्टर ने पेट्रोल और डीजल के दाम का एक फर्क मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं दूसरा जो नेपाल वाला में जो है, ये ना, ये नहीं है। हमारे साथ जो लगते हैं मुल्क है, वर्ल्ड वाइज तो सब जगह हमारे से सस्ता है पेट्रोल और डीजल। लेकिन मैं आपको 4 ऐसे मुल्क भी बताता हूं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर मुल्क है, जहां महंगाई ज्यादा होनी चाहिए थी। श्रीलंका जो है, वहां पे जो पेट्रोल का दाम है वो 60 रुपये 29 पैसे है लीटर का। डीजल है वहां 38 रुपये 91 पैसे आज की डेट में। नेपाल जो है, जहाँ सारी की सारे लोग लेबर के रूप में हमारे यहाँ आके काम करते हैं इंडिया में, इतनी ज़्यादा भूखमरी है, इतनी बुरी हालत है वहाँ पे भी पेट्रोल के दाम जो है 59 रुपये है, 69, और डीजल के दाम जो है 58 रुपये है। हमारे से वहाँ भी सस्ता है। उसके बाद पाकिस्तान ले लो,
यहाँ तो निरी गुर्बत है पाकिस्तान में। तो कितना कर्जा है पाकिस्तान पे दुनिया भर का। कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा जिस कंट्री से इन्होंने कोई लोन ना लिया, कोई बैंक ऐसा नहीं होगा जिससे लोन ना लिया हो। उनके यहाँ पेट्रोल का दाम है 51 रुपये और डीजल का दाम जो है वो 53 रुपये। हमारे तो वहाँ भी सस्ता है। जहाँ हमारे रुपए की कीमत जो है, हमारा 1 रुपये है, उनका 1.5 रुपये है। अगर उसके साथ इसको जोड़ दिया जाए तो ये तो उससे बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए। बांग्लादेश जो है, वहाँ पे पेट्रोल का रेट है 76 रुपये और डीजल का रेट है 55 रुपये। जो हमारे साथ लगते हुए छोटे छोटे मुल्क है, जो बिल्कुल अपना जो पेट्रोल का रेट है, अगर गंगानगर की तो बात करूं तो 100 रुपये से भी ज़्यादा है। यहाँ 100 रुपये पेट्रोल है और डीजल जो है 80 रुपये है। ये 80 तो गलत लिखा हुआ, ज़्यादा है 80। हाँ है 80 से ज़्यादा है। मैं रोज मार डालना पड़े। अलग अलग एक चीज़ और देखने वाली है कि जो डीजल और पेट्रोल है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी मेरी ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। विकसित देश जो है उनके अंदर भी, भारत में तो इसका टैक्स है 70 रुपये के करीब, 69.3, तो 70 हो जाएगा थोड़े दिन में, और बढ़ा देंगे। इटली में 64, फ्रांस में 63, जर्मनी में 63, ब्रिटेन में, लंदन में भी 62 है, जापान में 47 है, कनाडा के अंदर 33% है और अमेरिका में 19 है। सब जगह हमारे से कम टैक्स लिया जाता है और यहाँ रोज बढ़ाया जाता है। तो ये तो लगातार ये सरकार जो है इस काम में लगी हुई है कि कैसे गरीब आदमी को, मीडियम क्लास के लोग जो है उनको, किसान को कमजोर किया जाए, कैसे उनको मारा जाए। 250 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ शहादत दे चुके, जिनमें नौजवान बच्चों की भी डेथ हुई, कईयों ने सुसाइड भी किया। सरकार ने खुद ने भी विधानसभा में बताया आंकड़ों के रूप में, कोई 68 के करीब लोगों का जिक्र किया। अगर सरकार की जानकारी में है कितने लोगों ने शहादत दी है वहाँ, तो एक्सीडेंट में कहीं अगर कोई 4 लोग मर जाते हैं तो भी हम विधानसभा में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब सरकार के पास आंकड़े थे तो इस अन्नदाता को भी श्रद्धांजलि सरकार को देनी चाहिए थी। ये इनकी छोटी मानसिकता है, उसका परिचय ये लोग विधानसभा में देते हैं। अगर मैं विधानसभा में होता तो हर हालत के अंदर इन किसानों को वहां श्रद्धांजलि दिलवाता, और जिस दिन जाऊंगा दोबारा बन के, उस दिन सबसे पहले शोक प्रस्ताव में इनके नाम शामिल कराऊंगा। ये कोई वो किसान नहीं है जो अपने खेत में खेती करता हुआ मर गया या अपने घर के अंदर अपनी उम्र पूरी करके मर गया। ये आंदोलन कर रहे थे, और कोई भी आंदोलन में कोई व्यक्ति शहादत देता है तो उस व्यक्ति को हर हालत में श्रद्धांजलि दी जाती है। आपने जो लाइन ऑर्डर, एक तरफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अन्नदाता करता है, किसान करता है, तो फिर किसानों को श्रद्धांजलि देने में क्या शर्म थी? इसका मतलब ये लोग नफरत से भरे हुए हैं किसान के प्रति। हाँ, एक लाइन ऑर्डर का इशू आपने उठाया है। जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, आपने भी पढ़ी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मौजूदा डीजीपी के रहते लैंड ऑर्डर की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। आपको इस पर क्या कहना है? जब इस तरह से चीफ मिनिस्टर के प्रति उसके मंत्रिमंडल के लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, तब इस तरह की सारी चीजें सामने आती है, तब इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती है।
आज सरकार के ऊपर जहां लोगों का भरोसा नहीं है, वहीं इसके अपने मंत्रियों का भरोसा भी नहीं है। एक तो चिट्ठी लिखता है डीजीपी के बारे में, इसको हटा दिया जाए। उससे पहले भी चिट्ठी लिखी सीआईडी वाले इशू को लेकर के। कल हुड्डा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, बोले गृह मंत्री जो है, इसका ना करना इसका कान है। अगर विज साहब की बात को मुख्यमंत्री सुनता नहीं है तो धिक्कार है फिर ऐसे मंत्रालय पे, उसी टाइम ठोकर मार देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। जब उस पर विश्वास ही नहीं है मुख्यमंत्री को, तो फिर वो उस मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लिखने की बजाय इस्तीफा भेजना चाहिए। उसने भी भेजी और उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी एक अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए। उसको बर्खास्त करने की बजाय दोनों के खिलाफ दो आईएएस ने लिखी है चिट्ठी। AK सिंह के खिलाफ लिखी है। तो एक दूसरा वो होता बिजली बोर्ड का था ना, चेयरमैन उसका लड़का था ना। चलो चिट्ठी लिखी, दो उसकी चिट्ठी भी डस्टबिन में डाल दी। जब मंत्रियों को कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर ये तो वो लोग हैं मेरी ख्याल जो जोक की तरह चिपके रहना चाहते हैं, जो इस सरकारी मशीनरी से जिनको बहुत मोह है। इनके विचारों की औकात और बुक्कत खत्म कर दी इस खटर ने। मंत्रियों की खत्म है, और क्या है? जब मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, तो इनकी बुक्कत ही खत्म होगी कि नहीं होगी? ठीक है, बहुत धन्यवाद। भोजन तैयार आपके लिए।